चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 14 लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प एक्ट 1899। टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर 4 to 8। 4 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी 4 से ज्यादा भी पूछा जा सकता है एंड दैट कैन एक्सीड अप टू 8 मार्क्स। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। कैसा एक्ट है? स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड एक फिस्कल लेजिस्लेशन है जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी मैंडेटरी बताई है। पूरे एक्ट में 8 चैप्टर है और एक शेड्यूल है जिसमें रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी दी गई है। तीनों लिस्ट में इसका मेंशन किया गया है। लिस्ट 1 में एंट्री 91, लिस्ट 2 में एंट्री 63 और लिस्ट 3 में एंट्री 44 इसके बारे में बात करती है कि कैसे आप स्टैम्प ड्यूटी लगा सकते हो। मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, प्लस दोनों के पास कंबाइंड पावर है एज पर लिस्ट 3rd। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के? टू इंक्रीज द रेवेन्यू, मैंडेटरी लायबिलिटी बताना, फ्रॉड को मिनिमाइज करना, ऑथेंटिसिटी देना ट्रांजैक्शन को जब भी इंस्ट्रूमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही हो। डेफिनेशन कुछ दी गई है इस चैप्टर में, जो डेफिनेशन में से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो कुछ एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूंगा जिनमें से क्वेश्चन आता है, बाकी नॉर्मल है, जनरली आपको सिर्फ पढ़नी है। बैंकर कौन? जो भी बैंक का काम करेगा वो पर्सन क्या कहलाएगा? बैंकर कहलाएगा। बिल ऑफ लेडिंग, ये पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में कि जब भी शिप से सामान जाएगा तो बिल ऑफ लेडिंग काम में आएगा। कैसे काम करता है ये बिल ऑफ लेडिंग? कि देखो, जैसे मैंने गुड्स भेजे शिप से, तो शिप पे मेरे गुड्स गए, तो शिप पे जब गुड्स गए जरूरी नहीं शिप तभी निकल जाए, तो मेरे को उस टाइम पे एक मेड्स रिसीट दी जाएगी जो मुझे एक कच्ची पर्ची की तरह काम करेगी कि मैंने वहां पे गुड्स डिलीवर किए। जब शिप वहां से जाने वाला रहेगा तो मुझे कॉल किया जाएगा टू कलेक्ट माय बिल ऑफ लेडिंग, तो मेड्स रिसीट मुझे रिटर्न कर देनी है और बिल ऑफ लेडिंग ले लेना है। अब ये बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपीज बनेगी। 3 कॉपीज में से एक कॉपी भेजने वाले के पास, एक कॉपी शिप के मास्टर के पास और एक कॉपी कंसाइनी या जिसको रिसीवर को भेज दी जाएगी। और तीनों पे साइन कौन करेगा? मास्टर ऑफ शिप। और इसमें क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द गुड्स दैट आई हैव डिलीवर्ड टू दैट पर्सन। तो ये बिल ऑफ लेडिंग का ये इंस्ट्रूमेंट बनेगा और इस पे क्या लगेगी? स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज मींस कि मान लीजिए कि मैं एक क्रेडिटर हूं, तुम एक डेटर हो, तो जब भी क्रेडिटर क्या करता है, डेटर से कोई इंस्ट्रूमेंट साइन कराता है श्योरिटी लेने के लिए कि ये मुझे फ्यूचर में पैसा दे देगा, तो उसी को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डेटर आया क्रेडिटर के पास में क्रेडिट पे सामान लेने के लिए, क्रेडिटर ने कहा मैं नहीं दूंगा, यू हैव टू साइन अ बिल ऑफ एक्सचेंज जिससे कि मैं श्योर हो जाऊंगी तुम ये पैसा दे दोगे। तो जब क्रेडिटर डेटर से एक नोट साइन कराता है, इसी नोट को हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये पेएबल ऑन डिमांड भी होता है, जैसे आपका चेक वगैरह, इन पे ड्यूटी नहीं होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल है, उस पे ड्यूटी पेएबल होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड में एक कंडीशन होती है अंडरलाइन, जो फुलफिल ना हुई तो आपका वो पेएबल नहीं होगा, तो उन वालों पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या है? अपनी ऑब्लिगेशन खुद क्रिएट करने वाली चीज, कि कोई भी डॉक्यूमेंट बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक कि ऑब्लिगेशन मनी पे करने की ना हो। तो जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बॉन्ड साइन करके दे देता है कि मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगा, ये पैसा तुम्हें पे कर दूंगा, तभी वो चीज बॉन्ड कहलाएगी। तो बॉन्ड में आप अपनी लीगल ऑब्लिगेशन खुद क्रिएट कर रहे हो। लीज क्या है? लीज पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। लीज में पट्टा और कबूलियत में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीज मतलब क्या? या तो पट्टा या कबूलियत या टोल, या फिर जो लीज हम नॉर्मल लीज पढ़ते हैं वो। तो सबसे पहले नॉर्मल लीज एज पर सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है कि जब एक प्रॉपर्टी को कोई एंजॉय करने के लिए देता है, यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इसे पोजेशन दिया जाता है फॉर अ टाइम बीइंग ओनली, फॉर अ सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और इंप्लाइड, और इन परपेचुटी हमेशा के लिए भी हो सकता है। कोई प्राइस जो आज पे हो गया या प्रॉमिस हो गया पे होने का, मनी, शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस और एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू रेंडर्ड पीरियोडिकली और स्पेसिफाइड ओकेशन पे, वो क्या है? लीज। तो लीज में बेसिकली क्या होता है? मेरी कोई प्रॉपर्टी में तुम्हें दे रहा हूं एंजॉय करने के लिए फॉर अ टाइम बीइंग ओनली, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उस ड्यूरेशन में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, तो वो जो आप दोगे दैट विल बी नोन एज कंसिडरेशन। वो वन टाइम भी हो सकता है या पीरियोडिक पेमेंट भी उसका हो सकता है। कंसिडरेशन मनी में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, सर्विसेज की फॉर्म में हो सकता है, एनी अदर थिंग कैन बी देयर एज कंसिडरेशन जिसकी कोई वैल्यू हो। पट्टा क्या है? पट्टा में क्या होता है? बेसिकली कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तुम्हें बना के देता है या अदर ऑफिसर जो रेवेन्यू कलेक्शन में होता है वो बना के देता है। उसमें वो कंडीशन लिखी होती है जिस कंडीशन में तुम्हें लैंड को होल्ड करना और कितना प्रोपोर्शन तुम्हें सामने वाले को पे करना है, तो दैट इज नोन एज पट्टा।
पट्टा भी ओनरशिप नहीं है, पट्टा भी एक तरह से लीज में ही काउंट होता है, क्योंकि स्टैंप एक्ट में हम उस पर ड्यूटी कलेक्ट करते हैं। कबूलियत क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू 105, ये लीज नहीं है, क्योंकि जब हम 105 की बात करते हैं तो दोनों साइड की कंडीशंस आती है कि तुम भी एक कंडीशन दे रहे हो, मैं भी कुछ कंडीशन दे रहा हूं, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, फिर वो लीज कहलाएगी। यहां पे वन साइडेड होता है। अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं कि ये देखो, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इफ यू आर एग्रीड अपॉन दैट, तो तुम मेरे को ये साइन करके दे दो, तो दिस इज नोन एज कबूलियत। बस तुम्हें सिर्फ मानना है, सामने वाले से कोई आर्ग्यूमेंट तुम्हारा नहीं होना चाहिए। टोल क्या है? एज यू नो, टोल तो हम पे करते ही हैं जब टैक्स देते हैं, गाड़ियां जाती है। तो प्राइवेट कंपनीज को क्या करती है, गवर्नमेंट टेंडर निकाल के देती है कि तुम ये रोड कंस्ट्रक्शन करो, अब उस पे हम तुम्हें टोल कलेक्ट करके जो भी तुम्हारा मनी होगा वो रिकवर कर देंगे, और इससे हमारा भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा। तो टोल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लीज। क्यों? क्योंकि उनकी लैंड नहीं है प्राइवेट कंपनीज की, हमने उनको लीज पे दिए फॉर अ टाइम बीइंग कि तुम्हारा जब तक रिकवर नहीं हो जाता पैसा, तुम इस पे टोल कलेक्ट कर सकते हो। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, ये चेक होता है। कन्वेंस क्या है? कन्वेंस मतलब ट्रांसफर आप बोल सकते हो। कन्वेंस हम किसको कहते हैं? जो भी चीजें इंटरविवोस होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उनको हम कन्वेंस कहते हैं, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। इसीलिए विल कन्वेंस में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि विल क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जीक्यूट होता है पर्सन के मरने के बाद। तो लाइफ टाइम वाली चीजों को हम कन्वेंस कहते हैं। दो विल इज एन इंस्ट्रूमेंट, पर वो कन्वेंस नहीं बनेगा। ड्यूली स्टैंप का क्या मतलब है? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे जिसपे स्टैंप ड्यूटी लगनी थी, जितनी लगनी थी, और एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल तुमने प्रॉपरली फॉलो करके लीज लगाई है, सॉरी ड्यूटी पे की है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्यूली स्टैम्प्ड कहलाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइट या लायबिलिटी क्रिएट करे, ट्रांसफर करे, लिमिट करे, एक्सटेंड करे, एक्सटिंग्विश करे या रिकॉर्ड करे, वो सारे क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रूमेंट। कन्वेंसेस, लीज, मॉर्गेज, प्रोमिसरी नोट, विल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, पर ऑर्डिनरी लेटर और मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट्स ये सारे इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं होते। और विल इंस्ट्रूमेंट तो है पर कन्वेंस नहीं है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसको इंडिया में या यूके में कहीं भी सेल परचेज किया जा सके, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। प्रोमिसरी नोट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिखाया गया, जहां बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है डेटर के लिए, यहां डेटर बना के देगा किसको? क्रेडिटर को, एज अ प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा पैसा पे कर दूंगा, तो दिस इज नोन एज प्रोमिसरी नोट। रिक्विजिट्स इसके लिए क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे, अंडरटेकिंग टू पे मनी ओनली, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए मनी का, मेकर का उस पे साइन होना चाहिए, पेएबल टू बियरर। बियरर मतलब जो भी उसको लेके जाएगा प्रोमिसरी नोट को, उसको वो पेमेंट हो जाएगा। रिसीट, रिसीट बहुत जरूरी चीज है। जब भी आप किसी चीज को रिसीव करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट के लिए जो चीज हम देते हैं दैट इज नोन एज रिसीट। तो रिसीट में नोट भी हो सकता है, मेमोरेंडम भी हो सकता है राइटिंग में। किस चीज के लिए? अगर मनी बिल ऑफ एक्सचेंज में रिसीव करूं या मूवेबल प्रॉपर्टी अगर रिसीव करूं तो मेरे को देना पड़ेगा रिसीट। डेट या डिमांड अगर सेटिस्फाई होती है तो बदले में रिसीट देनी पड़ती है। सिग्निफाई एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट को सिग्निफाई करती है कि हाँ मेरी तरफ से ये काम पूरा हो चुका है। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन, इनमें भी कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है वैसे। एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट फॉर्म है, मतलब काम पूरा हो चुका है, बोथ द पार्टीज हैव साइंड द डॉक्यूमेंट। एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसेस ऑफ साइनिंग द डॉक्यूमेंट, ये प्रोसेस में चल रहा है। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रोसेस हो चुका है। अगर कोई पर्सन साइन नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? मार्क लगाएगा, जैसे थंब इंप्रेशन वगैरह। तभी ड्यूटी लगेगी जब तक साइन नहीं होगा, मतलब ड्यूटी नहीं लगेगी जब तक साइन नहीं होगा। मतलब एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट पे ड्यूटी लग सकती है, एग्जीक्यूशन वाले पे ड्यूटी नहीं लग सकती जब तक कि वो एग्जीक्यूटेड की कैटेगरी में नहीं आ जाता। सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट मतलब समझौता। नॉन टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन मतलब वही ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। नॉन टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, इसमें विल नहीं आएगी क्योंकि विल क्या होती है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। कंसिडरेशन ऑफ मैरिज भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, रिलीजियस पर्पस के लिए भी सेटलमेंट किए जा सकते हैं। स्टैम्प क्या है? दो तरीके के हो सकते हैं, एडेसिव और इम्प्रेस्ड। ये कोई मार्क, सील या एंडोर्समेंट है किसी एजेंसी का, एक ड्यूली ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है ये काम करने के लिए। अब देखो डॉक्यूमेंट का मतलब बेसिकली क्या है? पेपर जिसपे कुछ लिखा हो, जैसे करेंसी नोट। डीड का मतलब पहले तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, साइन होने चाहिए पार्टीज के और विटनेसेस की भी साइन होनी चाहिए, तो वो क्या बनेगा? इंस्ट्रूमेंट, डीड बन जाएगा। तो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट कैन बी एनीथिंग दैट इज रिटन ऑन ए पेपर, लेकिन डीड बनने के लिए इसका इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी, दोनों पार्टीज के साइन और प्लस विटनेस के भी साइन होने चाहिए। हर डीड इंस्ट्रूमेंट है पर हर इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं है। हर डीड डॉक्यूमेंट है पर हर डॉक्यूमेंट डीड नहीं है।
हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है पर हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो इन चीजों का। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स लायबल एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। किस डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, किस पे नहीं लगेगी। इंस्ट्रूमेंट ऑन विच स्टैम्प ड्यूटी इज मैंडेटरी, तो पहले वो देख लेते हैं। मेड एंड पेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बट पेड अब्रोड, मेड अब्रोड बट पेड इन इंडिया, मेड एंड पेड अब्रोड बट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन प्रॉपर्टी। मतलब एनी हाउ इंडिया का रिलेशन उस इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए, चाहे वो बना भी बाहर हो, पे भी बाहर हुआ हो, लेकिन इफ इट इज रिलेटेड टू इंडियन प्रॉपर्टी देन स्टैम्प ड्यूटी तो लगेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट पे भी लगेगी, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। किन पे नहीं लगेगी, एग्जेम्प्टेड है, जैसे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू शिप या वेसल, जहां पे गवर्नमेंट एक पार्टी बनी हो, रिलेटेड टू नेवी आर्मी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड मैटर्स में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। अब जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी बेची गवर्नमेंट को, इसने कोई ड्यूटी पे नहीं की, गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी पे नहीं की, मिस्टर एक्स ने केस किया तो कुछ भी नहीं होगा केस में, क्योंकि गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, उनको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी होती। सेक्शन 4, जहां पे सेवरल इंस्ट्रूमेंट हो, सिंगल ट्रांजेक्शन हो, सेल, मॉर्गेज और सेटलमेंट की एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ड्यूटी। मान लो कि मैंने बनाया एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पर रिलेटेड टू द सेम ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एक ही है पर मेरे बन गए एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, तो क्या सब पे ड्यूटी लगेगी? नहीं लगेगी। प्रिंसिपल पे आपकी फुल ड्यूटी लगेगी और जो एंसिलरी डॉक्यूमेंट होगा उस पे आपकी डिनोटिंग ड्यूटी लगेगी, दैट इज ₹1 ओनली। तो यहां पे ये डिपेंडेंसी आपको दिखानी पड़ेगी कि एक इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिंसिपल है और दूसरा आपका एंसिलरी है, तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा, वरना नहीं अप्लाई होगा। जैसे मान लो एक लीज एग्जीक्यूट हो गई, रजिस्टर हो गई, फिर बाद में तुमने उसकी टर्म्स को ऑल्टर करने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया, तो अभी इस पे पूरी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी गलती थी, यहां प्रिंसिपल और एंसिलरी वाला केस नहीं था। जैसे मान लो परचेज ऑफ अ लैंड, एग्जीक्यूट अ मॉर्गेज ऑफ द लैंड इन फेवर ऑफ द वेंडर फॉर अ पोर्शन ऑफ परचेज मनी, तो मॉर्गेज पे फुल ड्यूटी लगेगी। तो यहां पे ये चीज दिखने में आ रही है कि आपका प्रिंसिपल और एंसिलरी वाला रिलेशनशिप जब एकदम से क्लियर होगा तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, एक पे देनी पड़ेगी, एक पे डिनोटिंग ड्यूटी। लेकिन जहां ये दिख नहीं रहा होगा ऐसे डिपेंडेंसी जैसा, तब आपको पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी। केस स्टडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गिफ्ट डीड से रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है। महाराज सोमेश्वर दत्त के केस में ये आया था कि अगर गिफ्ट डीड बनी है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की मिस्टर वाई के फेवर में, मिस्टर एक्स ने बनाई, अदर डीड से उसने प्रोविजन बनाए लिविंग एक्सपेंसेस उसके उठाने के और चार्ज क्रिएट कर दिया गिफ्टेड प्रॉपर्टी पे, तो क्या जो अदर इंस्ट्रूमेंट बने हैं उस पर भी पूरी ड्यूटी लगेगी? नॉट लायबल। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है और जो दूसरी डॉक्यूमेंट बनाया है जिससे चार्ज क्रिएट किया है प्रॉपर्टी पे, वो एंसिलरी माना जाएगा। तो ये आप एग्जांपल में भी याद रख सकते हो कि गिफ्ट डीड में किस तरह से एंसिलरी डॉक्यूमेंट पे ड्यूटी नहीं लगती। सेक्शन 5, इंस्ट्रूमेंट जिसमें सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर हो, मतलब अब की बार मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया पर मैंने इसमें मैटर एक से ज्यादा कवर कर लिए। पिछली बार मेरा ट्रांजेक्शन 1 था लेकिन इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा थे, तो सेक्शन 4 में हम लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन 1 पर इंस्ट्रूमेंट मोर देन 1, ठीक है। और यहां पे मैं लिखूंगा इंस्ट्रूमेंट तो मेरा 1 है लेकिन ट्रांजेक्शन मेरी क्या है? मोर देन 1। आप बताओ कितनी ड्यूटी लगेगी? अब मेरे को हर एक इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन पे, चाहे मैं सेपरेट इंस्ट्रूमेंट ना बनाऊं, एक ही में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर लूं, लेकिन मुझे ड्यूटी पूरी एग्रीगेट देनी पड़ेगी। इसको हम मल्टीफेरियस डॉक्यूमेंट भी कह देते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा मैटर मैंने एक ही इंस्ट्रूमेंट में डाल लिए तो कोई बात नहीं है, डाल लो एक में, लेकिन आपको अब सेपरेट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जैसे एक लीज बनाई मैंने जिसमें रेंट ऑफ फर्नीचर भी है, रेंट ऑफ हाउस भी है, तो भले ही मैंने एक में ही दोनों इंक्लूड कर लिए पर मेरे को पूरे पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एक डॉक्यूमेंट बना जो एग्रीमेंट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का और बॉन्ड का भी, तो एग्रीगेट हम ड्यूटी लगाएंगे जैसे कि सेपरेट इंस्ट्रूमेंट पे लगती। माना कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो बॉन्ड भी टूट जाएगा, लेकिन अब दोनों की ड्यूटी आप चार्ज करोगे एग्रीगेट।
तो एग्जांपल जैसे मिस्टर एक्स ने एबीसी 3 लोगों के साथ एक डील की जिसमें प्रॉपर्टी 1 मिस्टर ए को गई, प्रॉपर्टी 2 बी को, या प्रॉपर्टी 3 मिस्टर सी को, तो तीनों का जितना भी अमाउंट है वो आपको एग्रीगेट करके लेना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक दूसरा केस है। दूसरे केस में हम बात करते हैं कि जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूं जिसने पावर ऑफ अटर्नी किसी को बना के दी, तो मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी, लिक्विडेटर की कैपेसिटी, मैनेजर की कैपेसिटी, सारी कैपेसिटी में उसको पावर ऑफ अटर्नी बना के दी। भले ही मैंने तो एक ही डॉक्यूमेंट से काम चला लिया, लेकिन बननी तो चाहिए थी ये सेपरेट, बिकॉज मेरी कैपेसिटी अलग अलग है। आई विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट पर्सन एवरी टाइम। तो अब मेरे को एग्रीगेट करके इस पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 6 क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंट विद सेवरल डिस्क्रिप्शन, मल्टी डिस्क्रिप्शन और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। कि इंस्ट्रूमेंट में मैंने तो मेरी तरफ से एक ही ट्रांजेक्शन रखी है, मतलब मेरी तरफ से ओनली 1 ट्रांजेक्शन है और 1 ही इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब उसको चेक किया गया तो इट इज फॉलोइंग इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज, तो किसकी स्टैम्प ड्यूटी लगाऊं? या फिर वो एम्बिग्यूटी है उसमें लैंग्वेज में कि समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे ट्रीट करूं, तो अब हम सारी तो ड्यूटी नहीं लगा सकते, एग्रीगेट तो नहीं ले सकते, ना एक को प्रिंसिपल और एंसिलरी मान सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों में से जिसकी ड्यूटी हायर साइड पे होगी वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हायर साइड वाली ड्यूटी आप कलेक्ट कर लो, उससे आपका काम हो जाएगा। तो देखो, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रीटेड एज ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन हैज टू बी चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन की ड्यूटी ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी लैंग्वेज अनसर्टेन है, नेचर नहीं समझ में आ रहा कि ट्रांजेक्शन हो क्या रही है, तो हाईएस्ट जो भी होगा वो तुम ले सकते हो। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे ₹10,000 टू मिस्टर बी ऑन 10th of August 2015। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। अगर क्रेडिटर ने बनाया होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, डेटर ने बनाया होगा तो प्रोमिसरी नोट। तो अब हम इसमें से जिसकी भी ड्यूटी हायर होगी वो कलेक्ट कर लेंगे। तो 4 में आपका क्या था? 4 में ट्रांजेक्शन इज 1 बट इंस्ट्रूमेंट इज मोर देन 1। 5 में आपका ट्रांजेक्शन आर मोर देन 1 बट इंस्ट्रूमेंट इज 1। 6 जो आपका है इसमें ट्रांजेक्शन भी एक है, इंस्ट्रूमेंट भी एक है, लेकिन फॉल कर रहा है अलग अलग कैटेगरीज में, तो आपको हायर साइड में देखना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 8 पे, दैट इज रिलेटेड टू बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा इशूड अंडर लोकल अथॉरिटीज लोन एक्ट 1879। 1% ड्यूटी लगेगी जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व होगा, इस पे स्टैंपिंग नहीं करनी पड़ेगी। फर्दर ड्यूटी कंसोलिडेशन और सब डिविजन पे नहीं लगेगी। अगर तुमने नेग्लेक्ट किया जानबूझ के तो 10% ड्यूटी पेएबल होगी हर महीने। किसको? गवर्नमेंट को, मतलब डिफॉल्ट का अमाउंट का 10% एवरी मंथ तुम्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 8A, सिक्योरिटीज डेल्ट इन डेपोजिटरी आर नॉट लायबल था, पहले चेंज होके आ गया है लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी। इसके लिए आपका पूरा कलेक्शन मैकेनिज्म बना दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे भी स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। इसको प्रमोट करने के लिए, जब पहले डीमेटेरियलाइज फॉर्म शुरू हुआ तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने एक ऑप्शन दिया कि इसमें ड्यूटी नहीं लगेगी, पर बाद में हमें कलेक्शन करने के लिए एक मैकेनिज्म पूरा बनाना पड़ा, जिसमें हमने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी कि तुम ये ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल सकते हो और तुम अपना कमीशन ले सकते हो। तो वो कलेक्शन मैकेनिज्म पूरा बन चुका है। उसके बाद से जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। 8B, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड म्यूचुअलाइजेशन स्कीम में लायबल नहीं है ड्यूटी, मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि स्कीम किसकी है? गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज है, वो अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एसेट, बिजनेस, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन से रिलेटेड बनेगा तो उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, बिकॉज इट इज अ स्कीम फॉर कन्वर्जन गिवन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सेक्शन 9, रिडक्शन, रेमिशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्यूटी एम्पावर्स द गवर्नमेंट। सेक्शन 9 में गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि तुम ड्यूटी कम भी कर सकते हो, ड्यूटी में छूट भी दे सकते हो, ड्यूटी को कंपाउंड भी कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठी भी कलेक्ट कर सकते हो। तो कंपोजिशन स्कीम ज्यादातर किसको मिलती है? इंश्योरेंस पॉलिसी जो बना के देते हैं उनको, कि वो रोज इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं, हर दिन की उनकी इतनी सारी पॉलिसीज बनती है, तो जरूरी नहीं वो एक बार में सारी ड्यूटी पे करे, एक एक पे, वो इकट्ठे ड्यूटी पे कर सकते हैं। या फिर अगर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक ही पर्सन को बार बार शेयर ट्रांसफर कर रही है तो हर बार ड्यूटी पे करने की बजाय एक बार में सारी पे हो सकते, पर याद रखना एक ही पर्सन को ट्रांसफर होना चाहिए। सेक्शन 10 कहता है कि ड्यूटी
चार्जेबल है, तो फिर हम कैसे देखें, तो रूल्स कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड। तो जो भी चीजें एक्ट में लिखी वो तो एक्ट से चलेगी, और जिन चीजों में एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसके लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी कि कैसे आपको उस चीज से डील करना है। तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में कि आप इस तरह से इन चीजों से डील कर सकते हो। स्टैम्प कितने तरीके के होते हैं, एडेसिव और इंप्रेस दो तरीके के। एडेसिव मतलब चिपकाने वाले, इंप्रेस मतलब प्रिंटेड वाले, जो स्टैम्प पेपर की फॉर्म में आपको मिलते हैं। सबसे पहले एडेसिव स्टैम्प, सेक्शन नंबर 11, जो इंप्रेस नहीं है, प्रिंटेड नहीं है। पेस्टेड स्टैम्प ड्यूटी भी आप इसको कह सकते हो, चिपकाने वाली। किस डॉक्यूमेंट पे ये लगती है नॉर्मली, नोटेरियल एक्ट्स में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो तो पहले नहीं लगा सकते, बाद में लगानी पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू ड्यूटी अप टू 10 पैसे, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ ड्यूटी हो तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि डीमैट में तो आप लगा ही नहीं सकते ये। अटर्नी इन फेवर ऑफ एडवोकेट एक्सेट्रा, अगर आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी बना के दे, जैसे वकालतनामा वगैरह की हम बात करें तो उस पे भी यही स्टैंप लगता है, इसको हम रेवेन्यू स्टैंप भी कह देते हैं। कैंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। What are the modes of cancellation of adhesive stamp? तो सबसे पहले you need to explain what is adhesive stamp, then after उसके cancellation के क्यों कैंसिल करना चाहिए, क्या तरीके हैं वैलिड कैंसिलेशन के। कैंसिलेशन इसलिए कि रीयूज ना हो सके, अगर कैंसिल नहीं हुई तो एडमिसिबल नहीं होगी एविडेंस में और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। मोड्स ऑफ कैंसिलेशन में पहला है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, फिर हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, नेम ऑफ एग्जीक्यूटेंट डाल दो, सिग्नेचर डाल दो एग्जीक्यूटेंट के, और साथ ही साथ डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अक्रॉस द स्टैम्प, मतलब ये आपकी स्टैम्प है तो इस पे वर्टिकल लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, डायगोनल हो सकती है, और इसी तरह से आप साइन, नाम या फिर डेट भी लिख सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द वैलिड मेथड्स ऑफ कैंसिलेशन। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प विद इम्प्रेस्ड स्टैम्प, उन पे जिन पे प्रिंटेड स्टैम्प लगना हो उनमें क्या, सेक्शन 13 कहता है प्रिस्क्राइब पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, जिस मैनर में बताया गया है उसी मैनर में, और फेस पे वो दिखना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी, मतलब उस पे कुछ टाइप नहीं करना। प्लेन पेपर एनेक्स हो जाएगा, पीछे ऐड हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज हमेशा स्टैम्प के नीचे ही आना चाहिए। नो टू ट्रांजेक्शन सिंगल स्टैम्प पेपर पे, कोई दो ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, और अगर 13 और 14 का वायलेशन हुआ तो अनड्यूली स्टैम्प माना जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 16 जो सेक्शन 4 पढ़ा था उसी के कनेक्शन में ये चीज आती है कि जब हम वहां पे प्रिंसिपल और एंसिलरी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल पे तो पूरी ड्यूटी पे होगी, और जो एंसिलरी होगा उस पे ₹1 की ड्यूटी पे होगी। तो ₹1 की जिस पे ड्यूटी पे हुई है उसको मैं कैसे कंसीडर करूं कि वो वैलिड है या ड्यूली स्टैम्प्ड है, तो उस पे भी हम स्टैंप लगवाएंगे, उसी को हम कहते हैं डिनोटिंग ड्यूटी, और वो इंस्ट्रूमेंट भी डिनोटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा कि डिनोटिंग डॉक्यूमेंट और उस पे डिनोटिंग ड्यूटी लगी हुई है। तो जहां भी आपको ले जाना हो आप एंसिलरी अलग से भी ले जा सकते हो, प्रिंसिपल ले जाने की जरूरत नहीं है। टाइम फॉर स्टैंपिंग, अगर बात करें इंडिया में एग्जीक्यूट हुए डॉक्यूमेंट की तो एट या बिफोर एग्जीक्यूशन, कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और बिफोर एग्जीक्यूशन आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो 3 महीने आफ्टर अराइवल इन इंडिया। ये याद रखना कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो उस पर स्टैंप ड्यूटी इंडिया में आने के 3 महीने बाद तक लगाई जा सकती है। 19 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट में अगर इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुए हो तो जब फर्स्ट होल्डर उससे डील करेगा, मतलब वहां तो बन गया कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको दिया गया है जब वो उससे डील करेगा तब उसको स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ेगी। ये रूल बने हुए टाइम से रिलेटेड। एक ही ₹1000 ड्यू थे बी पे, इसने प्रॉपर्टी बी को बेच दी, कंसिडरेशन लिया ₹500, प्रीवियस डेट रिलीज हुआ ₹1000 का, तो अब कितने पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी, 1500 पे, पूरे अमाउंट पे आपको स्टैंप ड्यूटी लगानी रहेगी। ए ने प्रॉपर्टी बेची ₹500 में, जो मॉर्गेज पे थी सी को, ₹1000 उसके थे और ₹200 अनपेड इंटरेस्ट था, तो ₹1700 पे अब ड्यूटी लगेगी। अब याद रखना यहां ये इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में शामिल हो गया, इसलिए इस पे ड्यूटी लग रही है, वरना इंटरेस्ट पे ड्यूटी नहीं होती है। वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी मतलब पार्ट्स में पेमेंट, अगर आप पार्ट्स में किसी चीज का पेमेंट करते हो तो उसकी स्टैंप ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो अगर एक डेफिनेट पीरियड है एन्यूटी का तो जितना भी अमाउंट आपका पूरा पे होगा उस टाइम तक उस पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट हो जाएगी। पर अगर पीरियड इनडेफिनेट है या परपेचुटी के लिए है तो 20 साल का आप कैलकुलेट करके उस पे स्टैंप ड्यूटी लगा दो, और अगर पीरियड पर्सन की लाइफ पे डिपेंडेंट है तो फिर हम उसको 12 साल तक का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन्यूटी के केस में डेफिनेट पीरियड हुआ तो पूरा कैलकुलेट होगा,
इंडेफिनिट पीरियड हुआ तो 20 इयर्स, पर इंडेफिनिट पीरियड डिपेंडिंग ऑन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, तो फिर 12 इयर्स में ही आपको उसको कैलकुलेट करके ड्यूटी कलेक्ट करनी रहेगी। सेक्शन 26, सब्जेक्ट मैटर इज इनडिटर्मिनेट। सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कितनी ड्यूटी पे करो, तो इट डिपेंड्स कि आप जितना देना चाहो उतनी दे सकते हो। अभी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स हमें बताएगा कि कितनी आपको ड्यूटी उस पे करनी है, जितना आपको बोले उतना आपको पे करनी पड़ेगी। 27, कंसिडरेशन टू बी सेट आउट इन द इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में तुमने कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं लिखा तो उसी अकॉर्डिंग ड्यूटी भी कम लगेगी, तो एक तरह से ड्यूटी की चोरी हो रही है। तो जब भी आप अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएं तो उसमें प्रॉपर सारे डिस्क्लोजर आने चाहिए, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर, साथ ही साथ जो कंसिडरेशन या अदर जो भी चीजें जो स्टैम्प ड्यूटी को इफेक्ट कर सकती है वो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, ताकि गवर्नमेंट का किसी तरह का नुकसान ना हो। सेक्शन 28, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब जैसे आज की डेट में मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी पूरी लैंड तुम्हें डिलीवर कर दूंगा इस डेट पे, पैसा भी उस टाइम पे ले लूंगा, लेकिन आज मेरी मजबूरी ऐसी आ गई कि मैं पूरी एक बार में नहीं दे सकता, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही चुका है कि 1 करोड़ रुपीज में मैं तुम्हें पूरी दूंगा। अब मैंने पहला पोर्शन तुम्हें डिलीवर किया, वो पोर्शन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको कुछ तो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। से यू असाइन वैल्यू ₹10 लाख, बाकी जो दूसरा पोर्शन या तीसरा पोर्शन दूंगा उसको बचा हुआ असाइन कर देना, लेकिन पूरी ड्यूटी कितने पे लगेगी? 1 करोड़ पे ही लगेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को अलग अलग वैल्यू असाइन की जा सकती है अपोर्शनमेंट में, लेकिन एग्रीगेट करके वो उतनी होनी चाहिए जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। किसको ड्यूटी देनी पड़ती है कब? सेक्शन नंबर 29, प्रॉपर्टी बेचने के केस में परचेजर या बायर को, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर या ड्रॉअर को, इंश्योरेंस जो फायर इंश्योरेंस नहीं हो तो इंश्योर्ड पर्सन को, और फायर इंश्योरेंस के केस में कंपनी पे करती है, लीज के केस में लेसी, पार्टीशन के केस में सबको इक्वल प्रोपोर्शन में देना पड़ता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज में 50-50 होगा, दोनों पार्टीज को बराबर बराबर देना पड़ेगा। सेक्शन 30 इज रिलेटेड टू रिसीट। पर्सन जो रिसीव करे मनी 20 रुपए से ज्यादा, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट या डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी 500 रुपए से ज्यादा, उसको ड्यूली स्टैम्प रिसीट देनी चाहिए। अगर नहीं देता है तो पनिशेबल है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी कैसे डिटरमाइन होगी? कौन बताएगा? कलेक्टर ऑफ स्टैम्प। ये उसको पावर देता है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी बता सकता है, और सर्टिफिकेट भी दे सकता है इस चीज का कि स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो फर्स्ट यू नीड टू वेरीफाई फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स की लगेगी या नहीं लगेगी ड्यूटी, और लगेगी तो कितनी लगेगी इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन स्टैंपिंग इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की तो क्या परिणाम मुझे भुगतने पड़ सकते हैं? एविडेंस में शामिल नहीं होगा अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी है तो। पब्लिक ऑफिसर कोई भी, पुलिस की जरूरत नहीं है, उसको इंपाउंड कर सकता है कभी भी अगर तुम उसको पेश करते हो तो। फिर पेनल्टी और ड्यूटी दोनों पे करनी पड़ेगी। मतलब ड्यूटी कितनी, अगर पूरी नहीं पे हुई तो पूरी ड्यूटी और पेनल्टी, और अगर कुछ अमाउंट आपने पे कर रखा है पर पूरा अमाउंट नहीं है तो डेफिसिट ड्यूटी प्लस पेनल्टी, ये आपको देके उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करवाना पड़ेगा। अनस्टैम्प रिसीट हुई तो क्या? अनस्टैम्प रिसीट के केस में 2 ऑप्शन है कि अगर उसका वैल्यू 10 पैसे से ज्यादा, मतलब बहुत कम अमाउंट है, तो आपके पास ऑप्शन है इंपाउंड मत करो, सब्स्टिट्यूट करवा लो, ड्यूली स्टैम्प रिसीट सब्स्टिट्यूट करवा लो। पर अगर आपको करना है तो इंपाउंडिंग भी हो सकती है, और हाँ वैसे भी ज्यादा अमाउंट की हुई तो इंपाउंड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो स्टैम्प नहीं होता वो एडमिसिबल नहीं होता एविडेंस में, उसको एक्टेड अपॉन नहीं माना जाता, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ऑथेंटिकेट नहीं करेगा कोई पब्लिक ऑफिसर, और एडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस में अनलेस इट इज ड्यूली स्टैम्प। एक्सेप्शन क्या है? अगर मैंने स्टैंपिंग लगा ली, करवा ली, तो वो वैलिड बन जाएगा डॉक्यूमेंट, और अमाउंट ऑफ ड्यूटी और पेनल्टी पे कर दो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चल जाएगा। और अगर अनस्टैम्प रिसीट है तो मैं अगर 1 रुपए की पेनल्टी पे कर देता हूं तो वो एविडेंस बन जाएगा। अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे एग्जीक्यूट हुआ है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी के बिना भी आपका एविडेंस में शामिल हो जाएगा। पर अगर टोर्ट में तुम इस चीज पे रिलाई करते हो तो फिर तुम हेल्पलेस रहोगे, उस केस में ये काम नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर नॉट टू बी क्वेश्चन, कई बार आ जाता है कि वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट देन इट विल नॉट बी क्वेश्चन लेटर ऑन। अगर तुम्हें सवाल उठाना है तो उसी टाइम पे उठाओ। गुनीराम वर्सेस कोदार का केस है कि अगर एक बार मान लो मैंने किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया जो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं था, फिर भी मैंने उसको एविडेंस में मान लिया,
आपने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया, लेकिन बाद में आप कहते हो कि उसको एडमिट क्यों किया, वो तो ड्यूली स्टैम्प नहीं था। अब ये चीज चलेगी नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा, एडमिसिबल हो चुका है। डीलिंग विद इंस्ट्रूमेंट इंपाउंडेड, जब मेरा इंस्ट्रूमेंट इंपाउंड हो जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प, तो क्या करेंगे, हम उसको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास ड्यूटी के साथ भेजेंगे, वो उसको ड्यूली स्टैम्प करके देगा और तुम्हें ड्यूटी प्लस पेनल्टी दोनों पे करनी पड़ेगी। क्या ड्यूटी रिफंड भी हो सकती है? यस। सेक्शन 13 और 14 में अगर ड्यूटी कलेक्ट की गई है तो दैट कैन बी रिफंडेड बाय द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प। इंस्ट्रूमेंट अनड्यूली स्टैम्प बाय एक्सीडेंट, मतलब मेरी गलती नहीं थी, जानबूझ के मैंने नहीं किया, नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस या जल्दी की वजह से मैंने इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी पे नहीं की या कम पे कर दी। अब मैंने खुद ने ही नॉलेज में लाया कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के कि इस पे ड्यूली स्टैम्प नहीं हुआ है, तो मैं उस केस में बच जाऊंगा अगर कलेक्टर सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। और अगर उसको डाउट रहा कि कितनी ड्यूटी लगनी है तो वो क्या करेगा, कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी भेज सकता है, तो उसका डिसीजन फिर फाइनल मान लिया जाएगा। अदर देन दैट कलेक्टर खुद भी डिसाइड कर सकता है। तो हम मैलिफाइड इंटेंशन से अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें लायबल नहीं होंगे, पर अगर मैलिफाइड इंटेंशन रहा तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। सेक्शन 49, रिफंड कब कब मिल सकता है अनयूज्ड स्टैम्प का, जो इंप्रेस्ड वाले हैं उनका। स्पॉइल हो गया लिखने से पहले ही या लिखते टाइम पे खराब हो गया, होली या पार्टली लिखा पर एग्जीक्यूट नहीं किया, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बनाया तो सही पर एक्सेप्ट नहीं हुआ या एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रिफंड आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो 3-4 चीजें इसमें बताई गई, कुछ तो बिफोर एग्जीक्यूशन है, कुछ आफ्टर एग्जीक्यूशन है। तो अब आप रिफंड मांग सकते हो, सेक्शन 50 में आप एप्लीकेशन लगा दो, टाइम लिमिट उसकी दी गई है, अलग अलग टाइम लिमिट है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए कि कब कब आपको रिफंड मिल सकता है। तो 49D5 में मतलब आपका एग्जीक्यूट हो गया तो यू विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 2 months ओनली, लेकिन बिफोर एग्जीक्यूशन में यू गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने में आप उसको करवा सकते हो। पर आफ्टर एग्जीक्यूशन में भी ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है। कब? जब मान लो जल्दी में मैं था, मैं रिफंड तो नहीं ले पाया पर मैंने उसके बदले में दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया था, अब मैं ये चीज अगर प्रूव कर दूंगी मैंने दूसरा लगाया था तो आई विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months, वो मुझे 6 months का टाइम मिल जाएगा। और एक फॉरेन कंट्री में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट गया हुआ है और उस केस में आपको रिफंड चाहिए, वो वहां पे खराब हुआ है, तो आपको इंडिया में आने के बाद 6 months का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड वेरी करता है। अनयूज फॉर्म, जैसे बैंक्स वगैरह में या कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज वगैरह में क्या होता है, ड्यूली स्टैम्प्ड फॉर्म्स रखते हैं, वो पहले से ड्यूटी पेड, तो मान लो आज की डेट में उनके यूज नहीं आ रहे तो वो तो रिफंड मांगेंगे। तो फिर कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को सिर्फ ये देखना है कि आज की डेट में इनके क्यों यूज नहीं आ रहे हैं, क्या ये वैलिड तरीके से इस चीज को मना कर रहे हैं या फिर इनका कोई मैलिफाइड इंटेंशन है। जस्ट चेक दोस थिंग्स एंड देन आफ्टर आप रिफंड दे सकते हो। किसका? अनयूज्ड फॉर्म्स का। मिसयूज्ड स्टैम्प, ये दोनों पे अप्लाई होता है, इंप्रेस्ड और एडेसिव। जो ऊपर जो सेक्शंस थे वो दोनों पे अप्लाई नहीं होते, लेकिन ये वाले दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं। पर्सन ने इनएडवर्टेंटली मतलब विदाउट नॉलेज स्टैम्प यूज कर लिया जहां यूज नहीं करना था, या फिर यूजलेस बता दिया गया एज पर सेक्शन 13, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो रिफंड मांग सकता है। स्पॉइल्ड या मिसयूज स्टैम्प का कैसे रिफंड मिलेगा? अदर स्टैम्प दे देगा सेम वैल्यू के और डिस्क्रिप्शन के, डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकता है पर वैल्यू वो ही रहेगी। अगर मनी चाहिए तो 10% डिडक्ट करके मनी दे दिया जाएगा। अब इफ यू वांट मनी, कि मुझे अब इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए मुझे, तो आप वो दे दो पैसा, तो 10% डिडक्ट करके पैसा दे दिया जाएगा। कई बार हमारे इमीडिएट यूज में कोई चीज नहीं आनी है, मैंने ली तो सही पर आज की डेट में यूज नहीं है, कि तो पड़े पड़े पुराना हो, इससे अच्छा मैं रिफंड ले लूं। स्पॉइल नहीं हुआ, अनफिट नहीं हुआ, यूजलेस नहीं हुआ, बस आज की डेट में मेरे यूज नहीं आ रहा, तो 10% वही काट के मुझे पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स अलग अलग बनाए हुए। पहला किसका था? रिफंड स्पॉइल्ड स्टैम्प का, दूसरा मिसयूज स्टैम्प का, तीसरा अनयूज फॉर्म्स का, चौथा आपका इमीडिएट यूज वाला। तो जब भी रिफंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये चारों पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली लिखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं इतना इलेबोरेट करें, थोड़ा कम लिख दें, लेकिन लिखना तो पूरा पड़ेगा। अब आते हैं डिबेंचर्स पे। ड्यूली स्टैम्प डिबेंचर जब रिन्यू होते हैं, नए डिबेंचर दिए जाते हैं, तो कलेक्टर क्या करेगा? 1 month में रीपे करेगा, या तो वैल्यू ऑफ स्टैम्प या डिबेंचर नए जो भी लेस वैल्यू होगी। कैंसिल हो जाएंगे पुराने वाले, कलेक्टर कैंसिल करेगा, पर याद रखना कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे, सेम चीजें ही रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलेगी,
नेम ऑफ होल्डर नहीं बदलेगा, एक के बदले दो और दो के बदले एक, मतलब कंसोलिडेशन और स्प्लिट नहीं हो सकता, सेम ही कंडीशंस पे इशू होंगे। प्रोसिक्यूशन 61(4) ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में आता है कि अगर पर्सन ने स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया तो उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है कि उसने ड्यूटी की चोरी की है। ई स्टैंपिंग, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ई स्टैंपिंग क्या है? एक नया मेथड है स्टैंपिंग का, जहां पे आपको फिजिकली कुछ नहीं करना, ऑनलाइन सब कुछ होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, सिक्योर्ड वे है पेमेंट का। बेनिफिट क्या है? यूजर फ्रेंडली है, कॉस्ट सेविंग है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इजीली एक्सेसिबल है, फास्टर प्रोसेसिंग, और ई स्टैम्प सर्टिफिकेट एकदम से जनरेट हो जाएगा मिनट्स में और उससे छेड़खानी नहीं हो सकती। जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट से आप छेड़खानी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक तो रिकॉर्ड सेव रहेगा तो उसमें छेड़खानी की पॉसिबिलिटी कम है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर तुम एज पर सेक्शन 27 कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं शो करते हो अपनी प्रॉपर्टी का, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर नहीं देते हो, तो लेसर स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे तो एडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस में, और 64 के अकॉर्डिंग फिर 5,000 रुपए की पेनल्टी भी तुम पे लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस की, कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अगर आप करोगे तो वो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आज की डेट में यूज नहीं होना है, या कोई प्रॉक्सी बनाई जिसपे तुमने ड्यूली स्टैम्प नहीं कराया, तो 500 रुपीज का तुम पर फाइन लग सकता है। जिसने कैंसिल नहीं किया एडेसिव स्टैम्प, तो वहां भी पनिशमेंट बताई गई थी कि पनिशमेंट लग सकती है, तो 100 रुपए का तुम पे फाइन लग सकता है। गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिफ्रॉड करा है आपने, मतलब ड्यूटी नहीं पे की क्योंकि 27 के अकॉर्डिंग आपने कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं दिखाया था, या फिर इंस्ट्रूमेंट में नेग्लेक्ट किया जो चीजें आनी चाहिए थी, तो आप पे कितनी पेनल्टी लग सकती है? 5,000 रुपीज तक की। ड्यूली रिसीट, स्टैम्प रिसीट देनी थी, आपने रिसीट नहीं दी और ऐसे ही काम चला लिया, तो 100 रुपए तक का फाइन आप पे लग सकता है। सेक्शन 66 कहता है अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह कलेक्ट करते हो, सामने वाले को ड्यूटी नहीं देते, सॉरी ड्यूली स्टैम्प रिसीट नहीं देते उसकी, या ड्यूली स्टैम्प इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे रहे, तो 200 रुपए तक का फाइन आप पे लग सकता है। सेक्शन 67 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बनने तो ज्यादा चाहिए थे लेकिन आपने एक से ही काम चला दिया, मतलब एक से ज्यादा बनने थे लेकिन आपने एक ही बार बार यूज कर लिया, तो एक तरह से आपने ड्यूटी की चोरी की है, तो 1,000 रुपए तक की पेनल्टी उस केस में भी लग सकती है। कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करता है, उसकी ड्यूटी की चोरी करता है, या फिर नोइंगली एक्सेप्ट या ट्रांसफर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएट भी कर लेता है, मतलब जो आज की डेट में नहीं पोस्ट डेट का हो, तो हम क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को डिफ्रॉड कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए तक का फाइन उसमें भी लग सकता है। अगर कोई वेंडर है स्टैम्प पेपर का या फिर कोई रेवेन्यू स्टैम्प वाला है जो स्टैम्प दे रहा है, तो वो अगर रूल्स और रेगुलेशंस को कॉन्ट्रवीन करता है तो उसको तो सीधे जेल भी भेजा जा सकता है। फाइन भी है, जेल भी है, 6 महीने की जेल या फिर 500 रुपए का फाइन। लेकिन याद रखना जब इनके ऊपर प्रोसीजर चलेगा, तो अब जो प्रोसीजर चलेगा दैट इज CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंसेस जिसमें एक पर्सन को पनिश किया जा सकता है। अब देखो यहां पे आके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अदर देन दैट आप एक बार जस्ट एक कलेक्शन मैकेनिज्म जो आपको दिया गया है वो देख लीजिएगा कि उसमें किस किस को अथोराइज किया गया कलेक्शन के लिए जब भी ऑनलाइन ट्रेडिंग आपकी होती है। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ ड्यूटीज पे, कि ड्यूटी हम इवेल्युएट कैसे करेंगे कि कितनी ड्यूटी किस पे चार्ज होगी। सेक्शन 20, अगर मान लो कंसिडरेशन तुम्हें फॉरेन करेंसी में पे हुआ है, तो आप पहले इंडियन करेंसी में उसको चेंज करो, देन आफ्टर उसकी ड्यूटी कैलकुलेट करो। सेक्शन 21 एड वैलोरम ड्यूटी की बात करता है कि अगर शेयर्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो उनकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है, तो जो एड वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू आपको उसकी ड्यूटी निकालनी पड़ेगी। सेक्शन 22 क्या कहता है? मार्केट प्राइस और एग्रीड प्राइस की बात करता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट प्राइस कुछ अलग है लेकिन हम एग्री कर लेते हैं कम या ज्यादा में, तो इफ देयर इज नो बिग डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है उन दोनों प्राइसेस में, एग्रीड और मार्केट प्राइस में, तो आपका एग्रीड प्राइस भी चल जाएगा। लेकिन इफ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, मान लो 10 की चीज तुम 20 में ले रहे हो, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, तो उस केस में फिर हम मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे ड्यूटी के लिए, इस वाली प्राइस को एग्रीड को नहीं लेंगे। तो एग्रीड प्राइस तभी काम आएगी जब मार्केट प्राइस और एग्रीड प्राइस में डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। सेक्शन 23, जैसे कि मान लो मैंने
तुम्हारे साथ एक डीड एग्जीक्यूट की जिसमें कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, तो क्या इंटरेस्ट भी ड्यूटी कैलकुलेट करते टाइम पे काम आएगा? तो नहीं आएगा। इंटरेस्ट इज अ सेपरेट थिंग, वो उस अमाउंट के साथ इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि 5 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट है 50,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही ड्यूटी लगेगी, आपके इंटरेस्ट पे ड्यूटी पे नहीं होगी। सेक्शन 23A कि मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, अब तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, उसको देना है। जैसे मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटी किसी के पास गिरवी रखता हूं पैसे उधार लेने के लिए, तो अब मार्केटेबल सिक्योरिटी तो ऐसी चीज है ना जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, तो इसके लिए फिर मुझे अलग से प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। किस तरह के? आर्टिकल 5C शेड्यूल फर्स्ट इस एक्ट का, उसमें दिए हुए उस चीज के प्रोविजन कि जब भी मार्केटेबल सिक्योरिटी आप किसी को देते हो और बदले में पैसा लेते हो, तो उसके लिए आपको अलग से प्रोविजन दिए गए, वो फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ डेट, सेक्शन नंबर 24। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दूं क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा था, तो कर्जा भी तो उतरा है, तो उस केस में मुझे कितनी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? सपोज मैंने 5 लाख रुपए का उधार लिया था और मैंने बदले में अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी उसको दे दी, तो मेरे हिसाब से तो कंसिडरेशन में 5 लाख ही गया है, पर नहीं, 5 लाख का डेट भी तो तुम्हारा रिलीज हुआ है, तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 10 ही मानी जाएगी, उसी पे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है मेरा उधार 10 ही था और 10 के 10 मैंने उसको प्रॉपर्टी दे दी 10 के बदले, तो कुछ भी कंसीडरेशन नहीं गया, जीरो कंसीडरेशन इज देयर, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी? लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी पूरे पे ही लगेगी जितना भी अमाउंट तुम्हारा रिलीज हुआ है। इसी को हमने यहां बताया है कि मान लो 1000 रुपए, एक ही 1000 रुपए ड्यू थे बी पे, इसने प्रॉपर्टी बी को बेच दी, कंसिडरेशन लिया 500 रुपए, प्रीवियस डेट रिलीज हुआ 1000 रुपए का, तो अब कितने पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? 1500 पे, पूरे अमाउंट पे आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी रहेगी। ए ने प्रॉपर्टी बेची 500 रुपए में, जो मॉर्गेज पे थी सी को, 1000 रुपए उसके थे और 200 रुपए अनपेड इंटरेस्ट था, तो 1700 रुपए पे अब ड्यूटी लगेगी। अब याद रखना यहां ये इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में शामिल हो गया, इसलिए इस पे ड्यूटी लग रही है, वरना इंटरेस्ट पे ड्यूटी नहीं होती है। वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी मतलब पार्ट्स में पेमेंट, अगर आप पार्ट्स में किसी चीज का पेमेंट करते हो तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है? तो अगर एक डेफिनेट पीरियड है एन्यूटी का, तो जितना भी अमाउंट आपका पूरा पे होगा उस टाइम तक उस पे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट हो जाएगी। पर अगर पीरियड इनडेफिनेट है या परपेचुटी के लिए है, तो 20 साल का आप कैलकुलेट करके उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगा दो। और अगर पीरियड पर्सन की लाइफ पे डिपेंडेंट है, तो फिर हम उसको 12 साल तक का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन्यूटी के केस में डेफिनेट पीरियड हुआ तो पूरा कैलकुलेट होगा, इनडेफिनेट पीरियड हुआ तो 20 इयर्स, पर इनडेफिनेट पीरियड डिपेंडिंग ऑन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, तो फिर 12 इयर्स में ही आपको उसको कैलकुलेट करके ड्यूटी कलेक्ट करनी रहेगी। सेक्शन 26, सब्जेक्ट मैटर इज इनडिटर्मिनेट, सब्जेक्ट मैटर ही ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कितनी ड्यूटी पे करो, तो इट डिपेंड्स कि आप जितना देना चाहो उतनी दे सकते हो, अभी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स हमें बताएगा कि कितनी आपको ड्यूटी उस पे करनी है, जितना आपको बोले उतना आपको पे करनी पड़ेगी। 27, कंसिडरेशन टू बी सेट आउट इन द इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में तुमने कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं लिखा तो उसी अकॉर्डिंग ड्यूटी भी कम लगेगी, तो एक तरह से ड्यूटी की चोरी हो रही है। तो जब भी आप अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएं तो उसमें प्रॉपर सारे डिस्क्लोजर आने चाहिए, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर, साथ ही साथ जो कंसिडरेशन या अदर जो भी चीजें जो स्टैम्प ड्यूटी को इफेक्ट कर सकती है वो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, ताकि गवर्नमेंट का किसी तरह का नुकसान ना हो। सेक्शन 28, अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट मतलब जैसे आज की डेट में मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी पूरी लैंड तुम्हें डिलीवर कर दूंगा इस डेट पे, पैसा भी उस टाइम पे ले लूंगा, लेकिन आज मेरी मजबूरी ऐसी आ गई कि मैं पूरी एक बार में नहीं दे सकता, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही चुका है कि 1 करोड़ रुपीस में मैं तुम्हें पूरी दूंगा। अब मैंने पहला पोर्शन तुम्हें डिलीवर किया, वो पोर्शन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको कुछ तो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। से यू असाइन वैल्यू ₹10 लाख, बाकी जो दूसरा पोर्शन या तीसरा पोर्शन दूंगा उसको बचा हुआ असाइन कर देना, लेकिन पूरी ड्यूटी कितने पे लगेगी? 1 करोड़ पे ही लगेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को अलग अलग वैल्यू असाइन की जा सकती है अपोर्शनमेंट में, लेकिन एग्रीगेट करके वो उतनी होनी चाहिए जितना तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। किसको ड्यूटी देनी पड़ती है कब? सेक्शन नंबर 29, प्रॉपर्टी बेचने के केस में परचेजर या बायर को, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर या ड्रॉअर को, इंश्योरेंस जो फायर इंश्योरेंस नहीं हो तो इंश्योर्ड पर्सन को, और फायर इंश्योरेंस के केस में कंपनी पे करती है, लीज के केस में लेसी, पार्टीशन के केस में सबको इक्वल प्रोपोर्शन में देना पड़ता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज में 50-50 होगा।
दोनों पार्टीज को बराबर बराबर देना पड़ेगा। सेक्शन 30 इज रिलेटेड टू रिसीट। पर्सन जो रिसीव करे मनी 20 रुपए से ज्यादा, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट या डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी 500 रुपए से ज्यादा, उसको ड्यूली स्टैम्प रिसीट देनी चाहिए। अगर नहीं देता है तो पनिशेबल है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। करेक्ट स्टैम्प ड्यूटी कैसे डिटरमाइन होगी, कौन बताएगा? कलेक्टर ऑफ स्टैम्प। ये उसको पावर देता है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, बता सकता है, और सर्टिफिकेट भी दे सकता है इस चीज का कि स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। तो फर्स्ट यू नीड टू वेरीफाई फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स की लगेगी या नहीं लगेगी ड्यूटी, और लगेगी तो कितनी लगेगी इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन स्टैंपिंग इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की तो क्या परिणाम मुझे भुगतने पड़ सकते हैं? एविडेंस में शामिल नहीं होगा अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी है तो। पब्लिक ऑफिसर कोई भी, पुलिस की जरूरत नहीं है, उसको इंपाउंड कर सकता है कभी भी अगर तुम उसको पेश करते हो तो। फिर पेनल्टी और ड्यूटी दोनों पे करनी पड़ेगी। मतलब ड्यूटी कितनी, अगर पूरी नहीं पे हुई तो पूरी ड्यूटी और पेनल्टी, और अगर कुछ अमाउंट आपने पे कर रखा है पर पूरा अमाउंट नहीं है तो डेफिसिट ड्यूटी प्लस पेनल्टी, ये आपको देके उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करवाना पड़ेगा। अनस्टैम्प्ड रिसीट हुई तो क्या? अनस्टैम्प्ड रिसीट के केस में दो ऑप्शन है कि अगर उसका वैल्यू 10 पैसे से ज्यादा, मतलब बहुत कम अमाउंट है, तो आपके पास ऑप्शन है इंपाउंड मत करो, सब्स्टिट्यूट करवा लो, ड्यूली स्टैम्प्ड रिसीट सब्स्टिट्यूट करवा लो। पर अगर आपको करना है तो इंपाउंडिंग भी हो सकती है, और हां वैसे भी ज्यादा अमाउंट की हुई तो इंपाउंड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो स्टैम्प नहीं होता वो एडमिसिबल नहीं होता एविडेंस में, उसको एक्टेड अपॉन नहीं माना जाता, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ऑथेंटिकेट नहीं करेगा कोई पब्लिक ऑफिसर, और एडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस में अनलेस इट इज ड्यूली स्टैम्प। एक्सेप्शन क्या है? अगर मैंने स्टैंपिंग लगा ली, करवा ली, तो वो वैलिड बन जाएगा डॉक्यूमेंट, और अमाउंट ऑफ ड्यूटी और पेनल्टी पे कर दो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चल जाएगा। और अगर अनस्टैम्प्ड रिसीट है तो मैं अगर 1 रुपए की पेनल्टी पे कर देता हूं तो वो एविडेंस बन जाएगा। अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे एग्जीक्यूट हुआ है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी के बिना भी आपका एविडेंस में शामिल हो जाएगा। पर अगर टोट में तुम इस चीज पे रिलाई करते हो तो फिर तुम हेल्पलेस रहोगे, उस केस में ये काम नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर नॉट टू बी क्वेश्चन, कई बार आ जाता है कि वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट देन इट विल नॉट बी क्वेश्चन लेटर ऑन। अगर तुम्हें सवाल उठाना है तो उसी टाइम पे उठाओ। गुनीराम वर्सेस कोदार का केस है कि अगर एक बार मान लो मैंने किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया जो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं था, फिर भी मैंने उसको एविडेंस में मान लिया, आपने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया, लेकिन बाद में आप कहते हो कि उसको एडमिट क्यों किया, वो तो ड्यूली स्टैम्प नहीं था, अब ये चीज चलेगी नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा, एडमिसिबल हो चुका है। डीलिंग विद इंस्ट्रूमेंट इंपाउंडेड, जब मेरा इंस्ट्रूमेंट इंपाउंड हो जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प, तो क्या करेंगे? हम उसको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास ड्यूटी के साथ भेजेंगे, वो उसको ड्यूली स्टैम्प करके देगा और तुम्हें ड्यूटी प्लस पेनल्टी दोनों पे करनी पड़ेगी। क्या ड्यूटी रिफंड भी हो सकती है? यस। सेक्शन 13 और 14 में अगर ड्यूटी कलेक्ट की गई है तो दैट कैन बी रिफंडेड बाय द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प। इंस्ट्रूमेंट अनड्यूली स्टैम्प बाय एक्सीडेंट, मतलब मेरी गलती नहीं थी, जानबूझ के मैंने नहीं किया, नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस या जल्दी की वजह से मैंने इंस्ट्रूमेंट पे ड्यूटी पे नहीं की या कम पे कर दी। अब मैंने खुद ने ही नॉलेज में लाया कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के कि इस पे ड्यूली स्टैम्प नहीं हुआ है, तो मैं उस केस में बच जाऊंगा अगर कलेक्टर सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। और अगर उसको डाउट रहा कि कितनी ड्यूटी लगनी है तो वो क्या करेगा? कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी भेज सकता है, तो उसका डिसीजन फिर फाइनल मान लिया जाएगा। अदर देन दैट कलेक्टर खुद भी डिसाइड कर सकता है। तो हम मैलिफाइड इंटेंशन से अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें लायबल नहीं होंगे, पर अगर मैलिफाइड इंटेंशन रहा तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। सेक्शन 49, रिफंड कब कब मिल सकता है? अनयूज्ड स्टैम्प का, जो इंप्रेस्ड वाले हैं उनका। स्पॉइल हो गया लिखने से पहले ही या लिखते टाइम पे खराब हो गया, होली या पार्टली लिखा पर एग्जीक्यूट नहीं किया, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बनाया तो सही पर एक्सेप्ट नहीं हुआ या एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रिफंड आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो 3-4 चीजें इसमें बताई गई, कुछ तो बिफोर एग्जीक्यूशन है, कुछ आफ्टर एग्जीक्यूशन है। तो अब आप रिफंड मांग सकते हो। सेक्शन 50 में आप एप्लीकेशन लगा दो, टाइम लिमिट उसकी दी गई है, अलग अलग टाइम लिमिट है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए कि कब कब आपको रिफंड मिल सकता है। तो 49D5 में मतलब आपका एग्जीक्यूट हो गया तो यू विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ओनली, लेकिन बिफोर एग्जीक्यूशन में यू गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने में आप
उसको करवा सकते हो। पर आफ्टर एग्जीक्यूशन में भी ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है। कब? जब मान लो जल्दी में मैं था, मैं रिफंड तो नहीं ले पाया, पर मैंने उसके बदले में दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया था। अब मैं ये चीज अगर प्रूव कर दूंगी मैंने दूसरा लगाया था, तो आई विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। वो मुझे 6 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। और एक फॉरेन कंट्री में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट गया हुआ है और उस केस में आपको रिफंड चाहिए, वो वहां पे खराब हुआ है, तो आपको इंडिया में आने के बाद 6 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड वेरी करता है। अनयूज फॉर्म, जैसे बैंक्स वगैरह में या कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज वगैरह में क्या होता है, ड्यूली स्टैम्प्ड फॉर्म्स रखते हैं वो पहले से ड्यूटी पेड। तो मान लो आज की डेट में उनके यूज नहीं आ रहे, तो वो तो रिफंड मांगेंगे। तो फिर कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को सिर्फ ये देखना है कि आज की डेट में इनके क्यों यूज नहीं आ रहे हैं, क्या ये वैलिड तरीके से इस चीज को मना कर रहे हैं या फिर इनका कोई मैलिफाइड इंटेंशन है। जस्ट चेक दोज थिंग्स एंड देन आफ्टर आप रिफंड दे सकते हो। किसका? अनयूज्ड फॉर्म्स का। मिसयूज्ड स्टैम्प, ये दोनों पे अप्लाई होता है, इंप्रेस्ड और एडेसिव। जो ऊपर जो सेक्शंस थे वो दोनों पे अप्लाई नहीं होते, लेकिन ये वाले दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं। पर्सन ने इनएडवर्टेंटली मतलब विदाउट नॉलेज स्टैम्प यूज कर लिया जहां यूज नहीं करना था, या फिर यूजलेस बता दिया गया एज पर सेक्शन 13, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो रिफंड मांग सकता है। स्पॉइल्ड या मिसयूज स्टैम्प का कैसे रिफंड मिलेगा? अदर स्टैम्प दे देगा सेम वैल्यू के और डिस्क्रिप्शन के। डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकता है पर वैल्यू वो ही रहेगी। अगर मनी चाहिए तो 10% डिडक्ट करके मनी दे दिया जाएगा। अब इफ यू वांट मनी, कि मुझे अब इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए मुझे, तो आप वो दे दो पैसा, तो 10% डिडक्ट करके पैसा दे दिया जाएगा। कई बार हमारे इमीडिएट यूज में कोई चीज नहीं आनी है, मैंने ली तो सही पर आज की डेट में यूज नहीं आएगी, तो पड़े पड़े पुराना हो, इससे अच्छा मैं रिफंड ले लूं। स्पॉइल नहीं हुआ, अनफिट नहीं हुआ, यूजलेस नहीं हुआ, बस आज की डेट में मेरे यूज नहीं आ रहा, तो 10% वही काट के मुझे पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स अलग अलग बनाए हुए। पहला किसका था? रिफंड स्पॉइल्ड स्टैम्प का। दूसरा मिसयूज्ड स्टैम्प का। तीसरा अनयूज फॉर्म्स का। चौथा आपका इमीडिएट यूज वाला। तो जब भी रिफंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये चारों पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली लिखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं इतना इलेबोरेट करें, थोड़ा कम लिख दें, लेकिन लिखना तो पूरा पड़ेगा। अब आते हैं डिबेंचर्स पे। ड्यूली स्टैम्प डिबेंचर जब रिन्यू होते हैं, नए डिबेंचर दिए जाते हैं, तो कलेक्टर क्या करेगा? 1 मंथ में रिपे करेगा, या तो वैल्यू ऑफ स्टैम्प या डिबेंचर नए जो भी लेस वैल्यू होगी। कैंसिल हो जाएंगे पुराने वाले, कलेक्टर कैंसिल करेगा, पर याद रखना कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे, सेम चीजें ही रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलेगी, नेम ऑफ होल्डर नहीं बदलेगा, 1 के बदले 2 और 2 के बदले 1, मतलब कंसोलिडेशन और स्प्लिट नहीं हो सकता, सेम ही कंडीशंस पे इशू होंगे। प्रोसिक्यूशन 61(4) ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में आता है कि अगर पर्सन ने स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया तो उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है कि उसने ड्यूटी की चोरी की है। ई स्टैंपिंग, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ई स्टैंपिंग क्या? एक नया मेथड है स्टैंपिंग का, जहां पे आपको फिजिकली कुछ नहीं करना, ऑनलाइन सब कुछ होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, सिक्योर्ड वे है पेमेंट का। बेनिफिट क्या है? यूजर फ्रेंडली है, कॉस्ट सेविंग है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इजीली एक्सेसिबल है, फास्टर प्रोसेसिंग, और ई स्टैम्प सर्टिफिकेट एकदम से जनरेट हो जाएगा मिनट्स में, और उससे छेड़खानी नहीं हो सकती। जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट से आप छेड़खानी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक तो रिकॉर्ड सेव रहेगा, तो उसमें छेड़खानी की पॉसिबिलिटी कम है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर तुम एज पर सेक्शन 27 कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं शो करते हो अपनी प्रॉपर्टी का, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर नहीं देते हो, तो लेसर स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे तो एडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस में, और 64 के अकॉर्डिंग फिर 5,000 रुपए की पेनल्टी भी तुम पे लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस की, कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अगर आप करोगे तो वो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आज की डेट में यूज नहीं होना है, या कोई प्रॉक्सी बनाई जिसपे तुमने ड्यूली स्टैम्प नहीं कराया, तो 500 रुपीज का तुम पर फाइन लग सकता है। जिसने कैंसिल नहीं किया एडेसिव स्टैम्प, तो वहां भी पनिशमेंट बताई गई थी कि पनिशमेंट लग सकती है, तो 100 रुपए का तुम पे फाइन लग सकता है। गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिफ्रॉड करा है आपने, मतलब ड्यूटी नहीं पे की क्योंकि 27 के अकॉर्डिंग आपने कंसिडरेशन प्रॉपर नहीं दिखाया था, या फिर इंस्ट्रूमेंट में नेग्लेक्ट किया जो चीजें आनी चाहिए थी, तो आप पे कितनी पेनल्टी लग सकती है? 5,000 रुपीज तक की। ड्यूली रिसीट, स्टैम्प रिसीट देनी थी, आपने रिसीट नहीं दी और ऐसे ही काम चला लिया, तो 100 रुपए तक का फाइन आप पे लग सकता है।
सेक्शन 66 कहता है अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह कलेक्ट करते हो, सामने वाले को ड्यूटी नहीं देते, सॉरी ड्यूली स्टैम्प रिसीट नहीं देते उसकी, या ड्यूली स्टैम्प इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे रहे, तो 200 रुपए तक का फाइन आप पे लग सकता है। सेक्शन 67 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बनने तो ज्यादा चाहिए थे लेकिन आपने एक से ही काम चला दिया, मतलब एक से ज्यादा बनने थे लेकिन आपने एक ही बार बार यूज कर लिया, तो एक तरह से आपने ड्यूटी की चोरी की है, तो 1000 रुपए तक की पेनल्टी उस केस में भी लग सकती है। कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करता है, उसकी ड्यूटी की चोरी करता है, या फिर नोइंगली एक्सेप्ट या ट्रांसफर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएट भी कर लेता है, मतलब जो आज की डेट में नहीं पोस्ट डेट का हो, तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डिफ्रॉड कर रहे हैं, तो 1000 रुपए तक का फाइन उसमें भी लग सकता है। अगर कोई वेंडर है स्टैम्प पेपर का या फिर कोई रेवेन्यू स्टैम्प वाला है जो स्टैम्प दे रहा है, तो वो अगर रूल्स और रेगुलेशंस को कॉन्ट्रवीन करता है तो उसको तो सीधे जेल भी भेजा जा सकता है, फाइन भी है जेल भी है, 6 महीने की जेल या फिर 500 रुपए का फाइन। लेकिन याद रखना जब इनके ऊपर प्रोसीजर चलेगा, तो अब जो प्रोसीजर चलेगा दैट इज सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दीज आर सम ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंसेस जिसमें एक पर्सन को पनिश किया जा सकता है। अब देखो यहां पे आके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अदर देन दैट आप एक बार जस्ट एक कलेक्शन मैकेनिज्म जो आपको दिया गया है वो देख लीजिएगा कि उसमें किस किस को अथोराइज किया गया कलेक्शन के लिए जब भी ऑनलाइन ट्रेडिंग आपकी होती है।